अब देखना है कंपाउंड्स क्या है तो। ओके गाइस, सो कंपाउंड्स. So compounds are the pure substance which are consist of two or more different elements in the fixed proportion by mass. मतलब कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस है जो दो और दो से ज्यादा एलिमेंट्स के बने हुए रहते हैं जिनका मास फिक्स प्रोपोर्शन में रहता है उस पर्टिकुलर कंपाउंड में. अब मेनली ये जो कंपाउंड्स रहते हैं वो केमिकल कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं, उसी के कारण उनको केमिकल कंपाउंड कहते हैं. मोस्टली अगर कोई कंपाउंड आपको ग्रेटर देन 4 एलिमेंट्स अगर उसमें दिखे तो उस टाइप के जो कंपाउंड्स है वो बहुत रेयर टाइप के हैं. उसी के साथ जब कोई भी दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ कंबाइन होंगे और कंपाउंड फॉर्म करेंगे तो वो मे भी दो अलग अलग कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करूंगा तो कुछ जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसकी बेस पे वो आइदर कार्बन मोनोऑक्साइड दैट इज CO या फिर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इसको फॉर्म करेंगे. ओके, सो इसके बाद फिर देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कंपाउंड्स. तो फर्स्ट प्रॉपर कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो होमोजेनियस है. As we seen in definition, the combining elements are in fixed proportion and therefore their distribution is also uniform, and because of that compounds are homogeneous. होमोजीनियस का सिंपल सा मीनिंग यही है कि जो कुछ भी उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट इंग्रेडिएंट्स है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक पर्टिकुलर अगर आप स्क्वायर लोगे तो वहां पर जितने एलिमेंट्स है उतने ही एलिमेंट एक दूसरा जो स्क्वायर रहेगा उसमें पे. देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंबाइनिंग एलिमेंट की कंबाइनिंग एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी और जो फॉर्म होने वाला कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी ये दोनों डिफरेंट रहेगी. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंसिडर करूंगा तो हाइड्रोजन अपने को पता है कि कंबस्टिबल है, ऑक्सीजन आग लगाने में माहिर है, आग बढ़ाने में भी, और मतलब वो हेल्प करता है कंबस्शन को. पर वहीं पे अगर उनसे जो कंपाउंड बनता है H2O तो अगर अपन कंसिडर करेंगे तो H2O एज ए एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है. मतलब जो कंबाइनिंग एलिमेंट है वो आग लगाने वाले है और जो कंबाइंड प्रोडक्ट है वो आग बुझाने वाला है. तो यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है. तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों अलग अलग रहेगी. फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देखें तो अपने को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों गैसियस फॉर्म में है पर H2O लिक्विड फॉर्म में भी लिक्विड फॉर्म में मोस्ट प्रोबेबली रहता है. एंड ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इवॉल्व. जब भी कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है या फिर ब्रेकिंग होती है उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट. इसके साथ और एक बात, जो कोई भी कंपाउंड है उसको उनके जो एलिमेंट्स है उनको आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. उनको अगर आपको ब्रेक डाउन करना है किसी कंपाउंड को एलिमेंट्स में तो आपको केमिकल प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अपन ने देखा था कि कंपाउंड सिर्फ केमिकल कॉम्बिनेशन से ही फॉर्म होते हैं. तो उनको अगर ब्रेक करना है तो आपको केमिकल मेथड ही यूज करनी पड़ेगी, फिजिकल मेथड से वो दूर नहीं होंगे. ओके गाइस, सो अब कंपाउंड्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं क्या क्या है. तो कंपाउंड एक्चुअली उसके दो क्लासिफिकेशन है. एक तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोस कंपाउंड्स obtained from living sources. फॉर एग्जाम्पल कार्बन हुआ जो डेड एनिमल के स्किन या बोन में से आपको मिल सकता है और उसके हाइड्रोकार्बन्स हुए एंड द डेरिवेटिव्स जैसे कि साइनाइड, अमाइंस, उस टाइप से. तो ये सारे जो चीजें वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं. और एक्चुअल में देखा जाए तो इसी के बेस से फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम की आपकी एक केमिस्ट्री की ब्रांच तो है ही, आपका एक सब्जेक्ट भी है जो मोस्टली आपका स्टडी रहेगा सिर्फ ये इन दो ही चीजों का, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन एंड देयर derivatives. And these organic compounds are very large in numbers. Okay, second classification is inorganic compounds obtained from non-living sources like rocks. And the inorganic compounds, all the compounds except hydrocarbons. तो जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन ये दोनों कंबाइंड है वो हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड छोड़ के बाकी के जितने भी कंपाउंड्स है वो सारे इनऑर्गेनिक में आते हैं. एंड इनका जो नंबर है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर लेसर देन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. ओके, जैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करनी है वैसे ही इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई करनी है आप. मतलब आपका पूरा पीरियोडिक टेबल इन दो ब्रांचेस में हो जाएगा. ऑर्गेनिक में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव, एंड इनऑर्गेनिक में कार्बन हाइड्रोकार्बन छोड़ के बाकी के जितने सारे वो सारे के सारे. देन आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स. तो फर्स्ट डेलिक्यूसेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड in which compound taking up the moisture from atmosphere and become wet. मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो मॉइस्चर में एटमॉस्फेयर में रखने के बाद एटमॉस्फेयर पे जो मॉइस्चर अवेलेबल रहता है उसके साथ उसको लेकर वेट हो जाते हैं. ऐसे कंपाउंड्स को ही डेलिक्यूसेंट कंपाउंड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल अगर लेना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ डेलिक्यूसेंट कंपाउंड्स. एंड सेकंड प्रॉपर्टी इज
hygroscopicity. Certain compounds combine with moisture and form hydroxide. पहली जो प्रॉपर्टी थी उसमें सिर्फ मॉइस्चर लेकर वो वेट हो जाते थे, पर सेकंड में वो मॉइस्चर को एक्सेप्ट तो करेंगे पर उसके साथ कंबाइन भी हो जाएंगे एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड. दिस काइंड ऑफ कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइग्रोस्कोपिक. फॉर एग्जांपल क्विकलाइम, एज यू नो. अगली प्रॉपर्टी है इफ्लोरेसेंस. इट इज अ कंपाउंड विच लूज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑन एक्सपोजर एंड बिकम पाउडरी ऑन द सरफेस. मतलब इफ्लोरेसेंस कंपाउंड्स वो रहते हैं जो पहले जिनके पास जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहते हैं उनको लूज करते हैं जब भी वो एक्सपोजर में आते हैं तब, और सिंपली एकदम पाउडर की तरह बन जाते हैं. ऐसे ही सब कंपाउंड्स को इफ्लोरेसेंट कहा जाता है. और उनका एग्जांपल देखना है तो फेरस सल्फेट, देन सोडियम कार्बोनेट. अगर इनको आप एक्सपोज करोगे तो ये थोड़ी देर में पाउडर दिखने शुरू हो जाएंगे. उनका जो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रहेंगे उनके अंदर के वो टोटली लूज हो जाएंगे. देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है malleability. It is the property shown by actually it is the property shown by metal and it is simply the conversion into thin sheet of metal. अगर कोई सॉलिड है आपके पास, इसको आप अगर बीट करते रहोगे तो वो ब्रेक तो नहीं होगा पर एक थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएगा. तो वो ये जो उसकी प्रॉपर्टी रहेगी उसी को malleability कहा जाएगा. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, लीड को अगर आप बीट करते रहोगे तो ये ब्रेक नहीं होंगे, ये थीन शीट में कन्वर्ट हो जाएंगे. गोल्ड इज द मोस्ट malleable मेटल. मतलब गोल्ड के साथ सबसे ज्यादा कैपेसिटी रहती है malleability. थीन शीट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी. सेम एज malleability, ductility is also possessed by metal only. It is the conversion into wires, capability to convert into wires. हे सॉलिड को अगर आप बीट करते रहोगे तो वो ब्रेक तो नहीं होगा पर वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसी प्रॉपर्टी को डक्टिलिटी कहते हैं. फॉर एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये मेटल्स ऐसे है जो वायर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. प्लेटिनम इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इलास्टिसिटी. अगर पर सपोज करो कि आपके पास कोई सॉलिड कोई सब्सटेंस है, उसको आपने स्ट्रेस कर दिया, मतलब आपने उसको दोनों साइड से खींच दिया. तो किसी की गाल आप जब खींचते हो उस टाइप से उसको आप सॉलिड के अपन ने दोनों साइड से फिर खींच दिया तो उसका आप शेप चेंज हो जाएगा. और जैसे ही आप वो फोर्स छोड़ दोगे, जो स्ट्रेस आपने दिया हुआ है उसको छोड़ दिया, तो वो सॉलिड जो रहेगा, सब्सटेंस जो रहेगा, वो उसका जो ओरिजिनल शेप था उसको वापस रीगेन कर लेगा थोड़ी देर के बाद. तो ये जो प्रॉपर्टी है उस सब्सटेंस की, इसी को इलास्टिसिटी कहते हैं. द प्रॉपर्टी इन विच सब्सटेंस रीगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स. फॉर एग्जांपल स्टील एंड ग्लास, ये इलास्टिक इन नेचर है. देन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्लास्टिसिटी. सिंपली जैसे इलास्टिसिटी में अपन ने फोर्स अप्लाई किया था वैसे ही प्लास्टिसिटी में अपन ने फोर्स अप्लाई किया है, पर जैसे फोर्स छोड़ा अपन ने तो वो जो सब्सटेंस है वो उसी शेप में रह गया. वो जो ओरिजिनल शेप था वो उसको रिगेन नहीं कर पाया. तो ये जो प्रॉपर्टी है सब्सटेंस की, उस कंपाउंड की, उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं. इन शॉर्ट द प्रॉपर्टी इन विच द सब्सटेंस डू नॉट रिगेन इट्स शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ फोर्स एंड देयरफॉर इट इज द परमानेंट चेंज. द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड इज ब्रिटलनेस. प्रॉपर्टी इज मेनली पॉसेस्ड बाय नॉन मेटल्स, सॉलिड नॉन मेटल्स. कोई भी सॉलिड मटेरियल आप अगर उसको हैमर करोगे तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी है उसी को ब्रिटलनेस कहते हैं. इसके एग्जांपल सारे सॉलिड नॉन मेटल्स है. देन द हार्डनेस. मटेरियल इज to be harder when it can scratch other material. अगर दो मटेरियल आपके पास है और एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को अगर स्क्रैच कर सकता है, मतलब ये जो मटेरियल स्क्रैच कर सकता है वो हार्डर मटेरियल है उस दूसरे मटेरियल से ज्यादा. और ये जो मेजरमेंट है हार्डनेस का, ये मोज स्केल से मेजर किया जाता है. अकॉर्डिंग टू मोज स्केल, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल while talc is the most less hard material. Okay, here is the completion of compound property.